हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम टॉप 20 टेस्ट सीरीज़ के क्रम में दूसरा टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। ये हिंदी पेडागोजी का दूसरा सेट 2 है, यानी कि इसके पहले हमने सेट 1 कराया था जिसमें मैंने भाषा अधिगम व अर्जन से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। और आज हम सेट 2 में चैप्टर 2 जो है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं या तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या फिर इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। देखिए, हर साल टीचिंग एग्जाम्स में घुमा फिरा कर हिंदी पेडागोजी से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम कौन कौन से हैं। शिक्षण की जो त्रिआयामी प्रक्रिया है उसके 3 आयाम यहाँ पूछे गए हैं कि वो कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु, बी ऑप्शन है अध्यापक छात्र व विषय वस्तु, सी ऑप्शन छात्र अध्यापक व शिक्षण प्रक्रिया, या फिर डी ऑप्शन है छात्र विषय वस्तु व शिक्षण प्रक्रिया। तो देखिए, शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु सम्मिलित होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर नहीं है जल्दीबाजी में हमें दिखते नहीं है और क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसमें नहीं है पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है, बच्चों के अनुभव उनकी मातृभाषा में होते हैं, या फिर शिक्षण विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण स्थापित करने में सहायक है। तो यहाँ आपको शिक्षण में मातृभाषा का जो महत्व नहीं है वो पूछा गया है। तो देखिए, मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो बाधक होती है, बिल्कुल नहीं, बाधक नहीं होती है। मातृभाषा जो होती है वो सहायक होती है शिक्षण में, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग आंसर होगा। ये मातृभाषा का महत्व नहीं होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है अध्यापक की भाषाई निपुणता, विद्यालय में भाषा की कक्षा का आयोजन, समृद्ध भाषा परिवेश और छात्राओं को भाषाई कौशलों से परिचित कराना। यह भाषा शिक्षण प्रक्रिया में क्या चीज़ बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, समृद्ध भाषा परिवेश, यानी कि अगर एक परिवेश बच्चों को मिल जाएगा तो उसकी जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसको समृद्ध भाषिक परिवेश हमें उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना डैश है, यानी कि अगर एक टीचर है वो छात्रों की जो क्षमता होती है उसके अनुसार पाठ को पढ़ा रहा है तो वो किस नियम का पालन कर रहा है। साहचर्य का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, या फिर चयन का सिद्धांत। देखिए, एक जो क्लास होती है, एक जो कक्षा होती है, उसमें हर तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो होता है वो मंद बुद्धि का होता है, यानी वो चीज़ों को थोड़ा देरी से सीखता है। एक होता है जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो यानी कि सामान्य तौर से चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करता है, और एक होता है जो बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है, यानी वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो हमें इन तीनों बच्चों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा करानी चाहिए। और ये कैसे होती है? देखिए, हर व्यक्ति इस दुनिया में, हर व्यक्ति, हर बालक, हर बच्चा समान नहीं होता है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे भी क्या होते हैं, उनमें में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वो शक्ल से तो आपको एक जैसे दिखेंगे पर उनमें सामाजिक विकास जो होता है, उनमें मानसिक क्षमता जो होती है, ये वो अलग होती है। यानी कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। तो अध्यापक को क्या करना पड़ेगा, हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही शिक्षण का कार्य जो होगा वो आरंभ करना होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। याद, अगर अध्यापक छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाता है, यानी वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर कक्षा में पढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5th नंबर का क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर का संबंध है। देखिए, स्किनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम चर्चा करेंगे इन पे कि बीएफ स्किनर ने कौन से सिद्धांत दिए थे। यहाँ आपको बताना है कि इनका संबंध किस सिद्धांत से है, जीवन समन्वय के सिद्धांत से, बाल केंद्रिता के सिद्धांत से, पुनर्बलन के सिद्धांत से, या फिर मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत से।
तो ध्यान दीजिएगा, बीएफ स्किनर का जो संबंध है, इन्होंने पुनर्बलन की बात करी थी, यानी पुनर्बलन के जो सिद्धांत है वो बीएफ स्किनर से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? यानी कि एक टीचर जो है वो चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, या फिर साहचर्य का सिद्धांत। देखिए, साहचर्य का सिद्धांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यानी कि साहचर्य के सिद्धांत में ही चित्रों का प्रयोग अध्यापक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, दीवारों पर सूक्ति लिखी हो, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, या फिर जहां भाषा शुद्धता पर अधिक बल दिया जा रहा हो। देखिए, अगर हम भाषा की कक्षा का माहौल का बात करें तो माहौल देखिए, अगर शिक्षक ही बोलेगा और छात्र केवल ध्यान से सुनेंगे तो बच्चे जो हैं वो बोर हो जाएंगे क्लास में, और वो बहुत सक्रिय नहीं बल्कि कि निष्क्रिय हो जाएंगे कक्षा में, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो, हाँ लिखी होनी चाहिए, पर वो उतनी जरूरी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड है हमारा, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को उनकी बात कहने का अवसर हमें जरूर देना चाहिए। और जहां भाषा शुद्धता पर अधिक बल हो, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? यानी कि किस उद्देश्य के लिए बच्चा प्राथमिक स्तर पर भाषा को नहीं सीखता? मन की बात कहना सुनना, भाषा का व्याकरण सीखना, अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करना, या फिर जीवन के विभिन्न स्थितियों का साधना, विभिन्न स्थितियों को साधना। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा किसके लिए नहीं सीखता है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो नहीं सीखता है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, मन की बात कहना और सुनना, यानी देखिए प्राथमिक स्तर की 1 to 5th की बात हो रही है, यानी कि बच्चा बहुत छोटा होता है और वो अपने मन की बात कहने के लिए ही तो स्कूल में आता है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। और यहाँ पूछा है नहीं सीखी जाती। भाषा का व्याकरण सीखना, देखिए बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। भाषा का व्याकरण बच्चे के लिए, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है उसके लिए भाषा का व्याकरण सीखना जरूरी नहीं होता है, अन्य जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए और जीवन की विभिन्न स्थितियों को भी साधने की जरूरत है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया घर में संभव नहीं, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। देखिए, भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर सपोज मैथ्स की क्लास चल रही है तो अगर आप बच्चा इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा है तो एक टीचर जो है वो इंग्लिश में ही उसके मैथ्स को पढ़ाएगा, और अगर कक्षा जो है वो हिंदी माध्यम में चल रही है तो एक टीचर जो होगा वो मैथ्स की कक्षा में भी हिंदी में बात करेगा, यानी कि जो भाषा है वो हम मैथ्स की कक्षा में भी सीख रहे हैं। तो जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है वो विभिन्न कक्षाओं में, यानी हर कक्षा में हम भाषा कहीं ना कहीं से सीख ही जाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? अगर देखिए आप कविता शिक्षण कर रहे हैं तो आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता का भावपूर्ण पठन और रस की अनुभूति करने के लिए, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करने के लिए, कविता में भाव विश्लेषण करने के लिए, या फिर कविता में अलंकारों की पहचान के लिए? देखिए, अगर हम कविता का पठन करते हैं, कविता का शिक्षण करते हैं, तो सबसे पहले हमें भाव को, उनके भावों को समझना पड़ेगा, और जो उनमें रस है, चाहे वो कोई भी रस है, चाहे वो हास्य रस है, चाहे वो शोक रस है, चाहे वो करुण रस है, हमें रस की अनुभूति करनी पड़ेगी, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले हम देखेंगे सस्वर पठन। सस्वर यानी कि स्वर के साथ, यानी जो हम तेज तेज पढ़ाई करते हैं उसे ही हम सस्वर पठन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बोल बोल कर पढ़ना, मौन पठन करना, द्रुत गति से पढ़ना, या फिर बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना।
देखिए, अगर क्लास में बच्चे से सस्वर पठन कराया जा रहा है, बोल बोल कर पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अगर बच्चा नर्वस हो रहा है, अगर देखिए आप क्लास में हैं और आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है और आप स्टेज पे जब आप जाते हैं तो आपको एक झिझक महसूस होती है, आप बोलने में थोड़ी झिझक आती है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लास में ही सस्वर पठन का पढ़ाया जाएगा, अगर सस्वर पठन कराया जाएगा तो आपकी वो झिझक समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए देखिए कक्षा में क्या होता है, बच्चे से खड़े करवा करवा के एक एक टीचर जो होता है सस्वर पठन करवाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। अंजू एक टीचर है जो 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है। इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? स्वर पठन, साहित्यिक विधाओं का परिचय, छंद समझाना या फिर अलंकार समझाना। देखिए, अंजू एक टीचर है और वो चाहती है, यानी कि वो प्रयास क्या करती है कि बच्चों को किस स्तर पर पढ़ाया जाए। तो देखिए, अगर अंजू 8वीं कक्षा की, यहाँ 8वीं कक्षा की बात की जा रही है, तो 8वीं कक्षा में अगर हम साहित्यिक विधाओं का परिचय बच्चों को करवा देंगे, उसमें वो स्वर पठन भी सीख जाएगा, छंद भी सीख जाएगा और अलंकार भी सीख जाएगा। यानी सबसे पहले उसे साहित्यिक विधाओं का परिचय करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 के बच्चे, यानी थोड़े बड़े बच्चों की बात की जा रही है, वहां पे भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? व्याकरण के नियमों को रखना, सही रूप में समझना, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। देखिए, भाषा के व्याकरण के नियमों को याद रखना, याद करवाने की प्रक्रिया जो है वो कभी नहीं मान्य होती है। अगर उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो जरूरी नहीं है कि उसको हम सबसे पहले व्याकरण के नियमों को रटाएंगे या फिर रखेंगे व्याकरण के नियमों को। तो इस आधार पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही रूप में समझना बिल्कुल सही है, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना ये भी सही है, और अपने निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर पद्धति कौन सी है? ज्यादा बेहतर बताना है आपको। शब्दों की व्याख्या करना, शब्दकोश देखना, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, या फिर वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑप्शन में अगर बच्चों को अवसर देने की बात करते हैं तो 99% वो ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। देखिए, अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि वो शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर पद्धति की अगर बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश आधार मुख्यतः है? पाठ्यपुस्तक, शब्दकोश देखना, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना या समाज सांस्कृतिक परिवेश। अगर हम भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है? समाज सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक जरूरी है पर उतना नहीं जरूरी है, शब्दकोश देखना ये भी नहीं, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना ये भी नहीं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चे को एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उपलब्ध करवाना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषय की कक्षाओं में भी संभव है, भाषा कक्षा में ही संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, घर में संभव नहीं है। देखिए, यही क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, तो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण को यह स्वीकार करना चाहिए कि बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधक है, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से भी सुधर जाती हैं, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। देखिए, अगर हम एनसीएफ उठा के देखेंगे तो एनसीएफ में साफ कहा गया है कि अगर बच्चा सीखेगा नहीं तो वो गलतियां कैसे करेगा, यानी अगर बच्चा किसी चीज को सीखने में गलती कर रहा है तो वो सकारात्मक तरीके से हमें लेना चाहिए, यानी अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यानी कि वो गलत नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, महान बाधक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देना है, ये भी गलत, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, यानी गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां देना, या फिर बच्चों के याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायक बनना। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि बच्चों को पाठ के अंत में कुछ एक्टिविटीज दी होती हैं और कुछ प्रैक्टिस पेपर दिए होते हैं, तो उनको देने का क्या उद्देश्य है ये पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंस है उनको देने का। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बिल्कुल जुटाना है, पर ये एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु तो नहीं, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु हम अभ्यास और गतिविधियां नहीं कराते हैं। और याद करना, हमें कभी भी रोट लर्निंग को क्या बोला गया, एनसीएफ में इसको मनाही करी गई है इसकी, यानी कि हमें याद नहीं करवाना है बच्चों को, हमें समझाना है बच्चों को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, शब्दों के अर्थ जानना, या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि किसी भाषा पर हम अधिकार प्राप्त कर लें, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि उस भाषा का हम अधिकाधिक प्रयोग करें। देखिएगा, अगर किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आती है, तो वो सबसे पहले जब इंग्लिश धीरे धीरे जब सीखता है, तो सीखने के साथ साथ वो क्या करता है, उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है। यानी कि वो इंग्लिश बोलना घर में बोलेगा, अपनी क्लास में बोलेगा, अपने पीयर्स के साथ बोलेगा। वो इसलिए बोलता है ताकि जितना ज़्यादा वो उस लैंग्वेज का यूज़ करेगा, उतनी ज़्यादा उसको बोलने में क्षमता प्रदान की जाएगी उसमें। ठीक है, तो उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। परस्पर बातचीत मुख्यतः, अगर हम दो हैं और दो लोग एक दूसरे से परस्पर बातचीत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समय की बर्बादी होती है, पढ़ने लिखने में सहायक होता है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, या फिर सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होता है। देखिए, अगर हम परस्पर बातचीत, एक दूसरे से अगर हम बातचीत करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ हमारा एक दूसरे की हम बात सुनते हैं, यानी कि सुनने के कौशल को हम विकसित करते हैं, और हम बोलते हैं, अपनी बात को किसी के समक्ष रखते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि हम अपने बोलना कौशल को भी विकसित करते हैं। तो अगर हम दो लोग कहीं मिलकर बात कर रहे हैं तो वहाँ सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में वो सहायक होता है। समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है, पढ़ने और लिखने में सहायक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बातचीत कर रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, और अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, ये भी आंसर गलत होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुनने और बोलने के कौशलों में ये सहायक होती है। तो ये था आज का हमारा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने इससे आज कहाँ से हमने कवर किए थे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत से। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि सेट 3 में जो आएगा उसमें भी हम टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।